हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पटवारी एग्जाम जो कि आपका 2025 कब होगा, 11 मई को होगा। इसके क्लासेज जब वो स्टार्ट की है, इसमें हम डेली की है वो एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस आंसर है वो कर रहे हैं। इसके एमसीक्यूज से हम हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे। अब हम बात करें कि कल हमने जब आपकी क्लास ली थी तो इसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। साथ में तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और लास्ट की जो आपकी 5 से 10 मिनट होती है उसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में, चाहे आपका आरपीएससी का हो, आपका आरएसएसबी बोर्ड का हो, ठीक है, चाहे बोर्ड का हो चाहे आरपीएस से पीछे के आए हुए एग्जाम, चाहे आरएस हो, ईओआरओ हो, या फिर आपके जो भी आरएसएसबी बोर्ड है आपके एग्जाम लेती है वो हो, वो क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। इससे होगा क्या, इसीलिए मैं वो स्क्रीनशॉट लेके आ रही हूँ कि आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस है वो किस प्रकार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी का ट्रेंड है थोड़ा सा हटके बनाया जा रहा है और काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कितने, 300 नंबर के। उसमें से अगर हम बात करें तो आपके जैसे साइंस हो गया, आपके इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीजें मिला के, जनरल नॉलेज यानी स्टेटिक मिला के, और आपके साथ में करंट अफेयर मिला के आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। और आपके राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साथ में आपकी जियो और राजस्थान की पॉलिटी, ये सब मिला के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 30 60 नंबर के होंगे। और ये जो हमारे 30 क्वेश्चन है ना, हमें इतने अच्छे से कवर करने हैं कि इसमें हमें 25 प्लस है वो क्वेश्चन है वो सही करने हैं। तो इसके लिए हमें अच्छे से सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो हमें निकालने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करवाऊंगी। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, और साथ साथ में आपके जो पीछे के टेस्ट के होंगे, यानी मैं आपको टेस्ट है वो काफी सारे प्रोवाइड करवाऊंगी, और उन टेस्ट से है हम अच्छी प्रैक्टिस से करेंगे। इसमें हम आपके जो 38 क्वेश्चंस इंडिया के लेवल के होंगे वो सारे भी कवर करेंगे, साथ में राजस्थान के कवर भी करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, आपकी मैथ, रीजनिंग और आपका बेसिक कंप्यूटर, सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए, और ये जो आपके मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी जैसे ही हमारा एक टेस्ट है वो कंप्लीट होगा। तो हमने कल 10 क्वेश्चन किए थे काफी अच्छे से, आपको समझ भी आए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ चित्रशैली में किसके शासनकाल में आदमकद चित्र बनाना प्रारंभ हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये नहीं पूछा कि आदमकद चित्र है वो सबसे पहले बनाया किसने था, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुए थे, ये पूछा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जब हम ढूंढाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। इसमें हमें दिया गया स्वाई राम सिंह द्वितीय। अगला जो ऑप्शन है हमारा स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई जय सिंह और मिर्जा राजा मान सिंह। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें ना तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ढूंढाड़ शैली के अंदर जो आदमकद चित्र बनाने प्रारंभ हुए थे ना, वो किसके टाइम में हुए थे, ईश्वरी सिंह के टाइम में हुए थे आदमकद। और एक चीज और याद रखना, पहला जो आदमकद चित्र है वो ईश्वरी सिंह का ही बना था। तो और एक ये पूछ ले आपको कि ये चित्र है वो बनाता कौन था, तो ये बनाता था साहिब राम। साहिब राम कौन बनाता था, साहिब राम। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए ना, कि आदम का चित्र है वो किस समय में, ईश्वरी सिंह के। कौन बनाता था, चित्रकार था साहिब राम, और साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का ही आदम का चित्र बनाया था। इसमें आपसे ढूंढाड़ शैली की अगर आपने बात शुरू हो ही गई है तो इसमें और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो ढूंढाड़ शैली से हमें एक चीज और पूछी जा सकती है, वो क्या कि इसका आपका आरंभ है वो कब हुआ था। आरंभ है वो कब हुआ तो आप याद रखना, राजा मान सिंह के समय। राजा मान सिंह के समय है वो ढूंढाड़ शैली का आरंभ हुआ था। आपसे एक और पूछ सकता है कि इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पुंडरीक हवेली थी उसकी भित्ति चित्र है वो किसके टाइम में बनाए गए थे। पुंडरीक हवेली, हवेली के भित्ति चित्र, हवेली के
भित्ति चित्र है वो किसके टाइम में बनाए गए थे? तो ये आप याद रखना, माधो सिंह के समय में बनाए गए थे। माधो सिंह के समय में बनाए गए थे। और इससे क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसमें ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी शैली थी, ऐसी कौन सी शैली थी जिसमें है वो आपके मुगलों के, जैसे इसमें आता है ना कि मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ता है अपने, इसमें पूछा जाता है आपके चित्रकला में। तो आपसे अगर ये पूछे तो आपको बताना है कि जो ढूंढाड़ यानी आपकी जो जयपुर शैली थी उसमें, ढूंढाड़ में ही जयपुर आ जाता है, इसमें आमेर भी आता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है तो वो आमेर शैली पर पड़ा था। किससे? आमेर शैली पर पड़ा था, जो कि ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है, ये आप याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि इसका स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल किसके काल में था, तो इसका स्वर्ण काल है वो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो आमेर के महल थे, आमेर महलों के भित्ति चित्र है वो किस चित्रकार के बनाए हुए थे, तो मुरली। कौन सा था? ये मुरली था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिलवा रही हूँ कि हाँ, इस जब आप ये टॉपिक पढ़ो ना तो इन चीजों को आप थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2 हो ही गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम है वो हमें बताना है। निष्क्रमण, पुंसवन, समावर्तन और सीमांतोन्नयन। ठीक है, तो अब इसमें आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और ये जो 16 संस्कार होते हैं इनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर आपको जैसे 3 दे दिए और उनको बोल देंगे कि इनको क्रम से आप बताए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब नीचे जो हमारा कूट दिया हुआ गया है ना, ये जो कूट दिया गया है इसमें हमें इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, मैं आपको 16 के 16 ही बता देती हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर हम इसमें से देख लेंगे कि इनका क्रम है वो किस हिसाब से होगा। जैसे सबसे पहले आता है गर्भाधान। सबसे पहले क्या आता है? गर्भाधान। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे आता है पुष्वन। 2 नंबर पे कौन सा आता है? पुष्वन। 3 नंबर पे आता है सीमंतोनयन। सीमंतो नयन, जो कि इसमें आपका फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ होता है, 3 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर पे आता है जातक्रम। अब कई बार ये आ जाता है ना कि हम ये 16 के 16 याद करने जरूरी है क्या? जी हाँ, ये जरूरी है, आपको कभी भी क्वेश्चन है इसमें से पूछा जा सकता है। 5वें पर आता है नामकरण। 6 पे आता है निष्क्रमण। 6 पे आता है निष्क्रमण। 7 पे आपका आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, जब बच्चा है वो 6 महीने का हो जाता है तब उसको पहली बार है वो भोजन करवाया जाता है, यानी उसको अन्न है वो खिलाया जाता है। 8 में आता है चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम। 9 में आता है कर्ण भेद। कर्ण भेद, यानी बच्चे के कान है वो छिदवाए जाते हैं। और 10वां आता है आपका विद्यारंभ। इसमें बच्चे की है वो विद्या है वो आरंभ करवाई जाती है। 11वां उपनयन। उपनयन। 12वां वेदारंभ। वेदा आरंभ। ठीक है। और 13वां जो आता है वो आता है किसांत। किसांत, या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है गोदान। तो इसमें से कोई सा भी आ जाए थोड़ा सा ध्यान रखना, गोदान या किसांत। और 14वां जो आता है वो आता है समावर्तन। समावर्तन, और इसे समावर्तन को ही बोला जाता है दीक्षांत। दीक्षांत संस्कार। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपका जो 15वां है वो आता है आपका विवाह संस्कार। विवाह। और जो 16वां है वो कौन सा आता है? अंत्येष्टि, जो लास्ट होता है। तो ये मैंने आपको 16 के 16 संस्कार है वो अच्छे से बता दिए और आपका एक बार रिवीजन भी हो गया होगा। अब अगर हम इनके देखें, जैसे सबसे पहले हमारा निष्क्रमण दिया हुआ है, फिर पुष्पन, समावर्तन, सीमांतोन्नयन। तो अगर अपन इसमें बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा आता है? पुष्पन आता है। तो 1 नंबर पे तो आ जाएगा ये वाला। ठीक है।
फिर इसमें दिया हुआ है सीमंतो नयन, तो जो हमें 4 नंबर पर, यानी ये आ जाएगा 2 नंबर पर। तो 2 और 4 की देखें तो आपका फोर्थ नहीं होगा और फर्स्ट नहीं होगा, इनमें से होगा 2 और 4 है वो ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा, सीधा ही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। समावर्तन देखें तो समावर्तन आपका ये आ गया 14 नंबर पर। और आपका एक और कौन सा बच गया, निष्क्रमण। निष्क्रमण की हम अगर बात करें तो ये रहा 6 नंबर पे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपना देख सकते हैं। जैसे फिर आपका पहले निष्क्रमण आएगा, उसके बाद समावर्तन आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है आपका ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी क्या चीज है, आपको झील बतानी है। और झील में देखो इसने क्या पूछा है कि दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। कोलायत झील बीकानेर से, पुष्कर झील अजमेर से, नक्की झील सिरोही से, एक व दो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, एक और दो। यानी जो आपका कोलायत झील है बीकानेर, वहां पर भी दीपदान की परंपरा है, और जो पुष्कर झील है अजमेर, वहां पर भी दीपदान की परंपरा है। एक चीज ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पुष्कर सरोवर मान ले या झील मान ले, इसमें है वो सबसे पहले ये प्रारंभ किसने किया था। प्रारंभ है वो किसने किया था, तो पुष्कर झील पर जो एक रानी थी रुद्राणी, रानी का नाम था रुद्राणी, उन्होंने सबसे पहले दीपदान परंपरा को प्रारंभ किया था। एक चीज आप याद रखना, इसमें से आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुष्कर झील और आपके कोलायत झील के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कोलायत झील के बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद है मैं आपको पुष्कर झील के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि जो कोलायत झील है इसको कपिल सरोवर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कपिल सरोवर भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं। उसके साथ साथ क्यों, क्योंकि इस झील किनारे है वो कपिल मुनि का आश्रम था कोलायत झील के किनारे। और यहाँ पे जो ये कपिल मुनि थे, इनकी जो याद में है वो कार्तिक माह में, कार्तिक माह में जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा उस दिन है, क्या बढ़ता है, नवंबर में, क्योंकि ये कार्तिक माह लगभग कब है? नवंबर में। तो वहां पर मेला बढ़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, कार्तिक माह में बढ़ता है। कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब बढ़ता है, तो हमें याद रखना है नवंबर में बढ़ता है। तीनों चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। और इस झील के किनारे भी कितने घाट है, 52 घाट है कोलायत झील। और ये 52 घाट कहाँ पे है, आपके पुष्कर झील में भी है। इसमें जो दीपदान की परंपरा आपके पुष्कर झील में भी है। एक चीज आप याद रखना, जो कोलायत झील है वहां पर चारण जाति के जो लोग हैं, कौन से, चारण जाति के लोग इस झील में दीपदान नहीं करते, या फिर आप मान लीजिए कि इस झील को है वो पूजते नहीं है। पूजते नहीं है, क्यों नहीं पूजते हैं, क्योंकि जो चारण जाति की कुल देवी है करणी माता, कौन है, करणी माता, इनका एक गोद लिया हुआ पुत्र था लाखन। कौन था, लाखन। उनकी इस झील में डूबने से है वो मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील को नहीं पूजते। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब अगर हम पुष्कर झील की बात करें तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी तो प्राकृतिक झील है, कौन सी प्राकृतिक झील है, और कौन सी है वो कृत्रिम झील है, कौन सी कृत्रिम झील है। तो आपको पता होगा कि जो पुष्कर है वो एक प्राकृतिक झील है। और प्राकृतिक कैसे है, क्यों, क्योंकि एक काली डेरा झील है। क्या है, काला डेरा झील। और काला डेरा कौन सी होती है, जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। कौन सी होती है, जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है, वो होती है काला डेरा। ठीक है, और ज्वालामुखी से भी दो प्रकार से निर्मित होती है। आपने कई बार झील को देखो, काला डेरा झील है वो कौन सी होती है, जिसका मुख होता है ना वो तो चौड़ा होता है, और जो पेंदा होता है ना ऐसे इस प्रकार वो संकरा होता है, तो वो होती है आपके काला डेरा झील। वो भी ज्वालामुखी से ही होती है। ठीक है, अब इसमें अगर पुष्कर झील में देखें तो और क्या क्या चीजें है पुष्कर झील में, आपको पता होगा कि 52 घाट है। ठीक है, इसको बूढ़ा तीर्थ भी कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थराज या तीर्थों का गुरु, तीर्थों का मामा, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, ये सब तो आपने पुष्कर के नाम है वो देखे ही होंगे। इसके अलावा जो आपको इस पुष्कर झील से क्वेश्चंस पता होने चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन।
वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ। एक तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ना कि इस झील के किनारे कौन कौन से मंदिर या स्थान बने हुए हैं, तो आप याद रखना। एक तो पुष्कर झील के किनारे वरा मंदिर बना हुआ है, कौन सा? वरा मंदिर। उसके साथ साथ ही रंगनाथ मंदिर, साथ साथ ही रंगनाथ मंदिर। यहीं पर बैकुंठ मंदिर भी बना हुआ है, बैकुंठ मंदिर बना हुआ है। वर्मा जी का मंदिर है वो बना हुआ है, वर्मा जी का। सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है, सावित्री। अब ये मत कह देना अगर कोई पुष्कर गया हुआ है, पुष्कर झील देखी हुई है, तो वो ये कि ये जैसे आपकी पुष्कर झील है तो ये नहीं है कि इसके यहाँ या यहाँ ऐसे ऐसे किनारों पे मंदिर होंगे। ये कुछ यहाँ की दूरी होती है, वहां पर ये मंदिर होती हैं, तो वो उसी के किनारे माने जाते हैं। तो वरा मंदिर, रघुनाथ मंदिर, बेकुट मंदिर, बर्मा मंदिर, सावित्री माता मंदिर और गायत्री माता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, ये तो यहाँ पर मंदिर हो गए। अब आपसे अगर पूछा जाए ना तो एक याद रखना, मान पैलेस है एक। क्या है? मान पैलेस, वो भी इसी झील के किनारे है, जो कि मान सिंह ने बनवाया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कुला इसमें सॉरी पुष्कर झील के अंदर, पुष्कर झील के अंदर किन किन लोगों की जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया गया था, किन किन की अस्थियों को है वो विसर्जित किया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि एक तो राजा दशरथ, राजा दशरथ, उनके साथ साथ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और तीसरे व्यक्ति हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन तीनों की अस्थियों का विसर्जन है वो पुष्कर झील में किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और इस झील में कई बार बोला जाता है कि इस झील के किनारे है वो आपके जो कालिदास थे, उन्होंने विज्ञान शकुंतलम है उनकी रचना की थी, वेद व्यास ने महाभारत गीता की रचना की थी, गुरु गोविंद जी थे जो कि आपके सिख गुरु थे, उन्होंने भी यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था, कब? 1705 में करवाया था। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसी एक क्वेश्चन में मैंने भी आपको काफी सारी चीजें हैं वो आपको बता दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका इसमें दिया हुआ है सूची, सूची फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको रचनाकार दिए गए हैं और सूची सेकंड में रचना दी गई है, यानी यहां पर आपको है वो रचनाकार दिए गए हैं और इनका हमें मिलान करना है कि ये जो सारी रचनाएं हैं वो किस किसने लिखी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पहले पूछा है कवि मान, सबसे पहले कवि मान, बख्तराम शाह, मंडन विजय शाह, कवि हेम। तो अगर हम बात करें तो जो कवि मान है, कौन है? कवि मान है, कवि मान मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, राज सिंह उनके दरबारी कवि थे ये, ठीक है। और उन्होंने राजविलास नामक ग्रंथ लिखा था, राजविलास। तो आपको पता चल गया कि मेवाड़ महाराणा महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? कवि मान, और उन्होंने राजविलास नामक है वो रचना लिखी थी। भक्तराम शाह की अगर बात करें तो ये बुद्ध विलास नामक ग्रंथ है इन्होंने लिखा था, इन्होंने बुद्ध विलास लिखा था। और इसमें जो जयपुर में कई कवि थे, इसमें आंखों देवी जो घटना थी उनका वर्णन है इसमें किया गया है। आगे अगर हम बात करें मंडन विजय शाह, तो मंडन विजय शाह है, इन्होंने हमीर देव की चौपाई, हमीर देव की चौपाई की रचना की थी, और कब की थी? 1871 में की थी, कब? 1871 ईस्वी में। और इसमें जो हमीर थे, रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव, इनकी जो कृति का वर्णन है वो किया गया है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कवि हेम की बात करें तो कवि हेम है ये जोधपुर के जो महाराजा थे, कहाँ के? जोधपुर के महाराजा गज सिंह, गज सिंह थे, उनके समकालीन थे। और कवि ने क्या लिखा था? गुणभास लिखा था। तो मैं पता चल गया ए में क्या जाएगा, ए में थर्ड आएगा। ए में अगर थर्ड की देखे तो एक में ही है, तो हमारा सीधा सा, अगर हमें सिर्फ कवि मान का पता था कि कवि मान ने है ये रचना की थी, तो उसी से हमारा क्वेश्चन है वो सही हो जाता। तो इसमें अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मत्स्य मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? अब सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, जैसे सहजोबाई, दयाबाई,
भूरीबाई, रानाबाई। मत्स्य संघ आ गया ना तो हमें सीधा सीधा याद आएगा मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में क्या था, अलवर भरतपुर इस साइड का। तो इस साइड के देखेंगे तो अभी पता है कि जो सहजोबाई और दयाबाई है ना, इनमें से एक आंसर होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि यही है वो उस क्षेत्र में थी। अगर इसमें हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, मत्स्य मीरा यानी सहजोबाई। कौन सी, सहजोबाई। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। जो सहजोबाई थी, इनका जन्म है वो डेहरा गांव अलवर में हुआ था। डेहरा गांव अलवर। और इसकी अगर बात करें तो ये भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति इसलिए इनको मत्स्य मीरा कहा जाता है। इनके कई बार ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने किस किस की रचना की है, तो वो भी आप याद रखना। एक तो आता है सहज प्रकाश, जो इनके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। और एक आते हैं इनकी शब्द वाणी, शब्द वाणी व 16 तिथि, 16 तिथि। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जो दयाबाई है, इन्होंने एक विनय मल्लिका नाम से ग्रंथ है वो लिखा था, तो इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर सहजोबाई और दयाबाई को एक साथ पूछा जाता है। आप एक का याद कर लोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। रम्मत में, अगला आपका दिया हुआ है तुराकलंगी, चार बेत, अली बख्शी ख्याल। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है टू। ऑप्शन है टू, तुरा कलंगी। इनसे क्या पूछा है कि किस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है, तो तुरा कलंगी जो लोकनाट्य है उसमें मंच की सजावट है वो की जाती है। और एक चीज और बता दूं कि जो तुरा कलंगी ख्याल है या लोकनाट्य है, उसमें शिव पार्वती की कहानी पर आधारित ये लोकनाट्य है, जिसमें शिव है वो तुरा बनते हैं, वो शिव का रूप धारण करते हैं। और जो कलंगी है वो किसका प्रतीक है, वो है आपके पार्वती माता का प्रतीक है। उसके साथ साथ ही कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो तुरा कलंगी है उनके प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रवर्तक पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है कि तुरा कलंगी नाटक के जो प्रवर्तक है वो तुकनगीर और इनके साथ साथ ही है वो शाह अली। शाह अली इस नाटक के प्रवर्तक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ में अगर तुरा कलंगी, मेवाड़ में जो आपका ये तुरा कलंगी है, इसके अगर पूछ ले लोकप्रिय इन मेवाड़ में किसने बनाया था इस नाटक को, तो आप याद रखना कि एक तो सहेड़ू सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेवाड़ में तुरा कलंगी नाट्य को, लोक नाट्य को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी, तो सहेड़ू ने और एक है हमीद बेग ने। हमीद बेग ने। इसमें देखना तुरा कलंगी जो नाटक है ना आपका, इसमें एक आपके हिंदू व्यक्ति और एक मुस्लिम व्यक्ति होती है, दोनों के दोनों, ठीक है। और ये एक जो मात्र लोक नाट्य है जिसमें मंच की सजावट होती है और इसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। जो देखने वाले होते हैं दर्शक, वो भी इसमें भाग लेते हैं। और इसके प्रमुख अगर केंद्र पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ पर ये नाटक है वो किया जाता है, तो आप याद रखना गोसुंडी, गोसुंडी और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी आप याद रखना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर हम इनके अलावा जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं उनकी अगर हम बात कर ले, जैसे चार बेत दिया हुआ है, तो आप सभी को पता है कि जो चार बेत नाटक है वो कहाँ का है, ये आपके टोंक का है। चार बेत शैली है वो कहाँ की है, टोंक की है। और टोंक में भी अगर हम देखें तो ये पठान शैली की है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना चार बेत शैली है वो टोंक की, पठान शैली की है। इसमें कई बार वाद्य यंत्र पूछ लिया जाता है कि इसमें किस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, तो वो डफ वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। किसके समय में प्रारंभ हुई थी, तो ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आप याद रखना। जो टोंक के नवाब फेजुल्ला खां थे, कौन थे, फेजुल्ला खां, उनके समय में ये स्टार्ट हुई थी। और ये मूलतः अफगानिस्तान की शैली थी, तो आप ये याद रखना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले अली बख्शी ख्याल के बारे में, तो जो ये अली बख्शी ख्याल है ये कहाँ की है, मुंडावर अलवर की।
ये भी कहाँ की है? मुंडा और अलवर की। जो अलवर के नवाब थे अली बख्श, उनके समय में ये स्टार्ट हुई थी। और राव अली बख्श को अकबर का रसगान कहते हैं। और इसकी जो भाषा थी अली बख्शी ख्याल की, वो कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, अहिरवाटी थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है, अहिरवाटी, या फिर इसको राठी भी बोल देते हैं, राठी। तो ये भी आप याद रखना। मैंने काफी अच्छे से इसके सारे के सारे जो ऑप्शन थे उनको अच्छे से आपको बता दिया है, तो आप ये ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो इसने पूछा है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अगर हम देखें, इसमें भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली, इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरणी शैली का समन्वय मिलता है। मेहराब व गुंबद यानी डोम मूलतः तुर्क मुसलमानों के आविष्कार नहीं थे। तुर्कों ने भारत में प्रचलित स्तंभ और सहतीर के स्थान पर कभी मेहराब व गुंबद का प्रयोग नहीं किया। तुर्कों ने हिंदू अलंकरण, घंटी, स्वास्तिक व कमल का प्रयोग नहीं किया। इसमें से चारों में से हमें देखना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर हम देखें, पहली बात कि इसमें हमें सही बताना है, क्योंकि ऊपर हमसे सही पूछा गया, और ये आपके इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पता है कि इंडिया से चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान से रिलेटेड, या राजस्थान की तो फिर भी अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी इंडिया का पोर्शन है वो काफी वीक होता है, तो इसके लिए हमें इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज शैली, इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरण शैली का समन्वय मिलता है, बिल्कुल सही है। और मेहराब व गुंबद मूलतः तुर्क मुसलमानों के आविष्कार नहीं थे, ये भी बात सही है। इनको अरबों ने रोम से ग्रहण किया था। अगर इनकी बात करें अपने, मेहराब और गुंबद की बात करें, तो ये इनको अरबों से, जो अरब देश थे उनसे रोम ने ग्रहण किया था, रोम ने ग्रहण किया था। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके क्या हो जाएंगे? ए और बी सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगर हम बात करें, जो आपके तुर्कों ने हिंदू अलंकरण की घंटी, स्वास्तिक, कमल का प्रयोग किया था, इसने ये जो नहीं किया है बता रखा है ना, ये गलत है। किया था तुर्कों ने इनका, ठीक है। और इन्होंने इमारतों के अलंकरण के लिए जो ज्यामितीय फूल वगैरह होते हैं, डिजाइन होते हैं, साथ में अरबी आयातें हैं वो भी लिखी थी, अरबी आयातें हैं वो भी लिखी थी। और ये जो लिखने की जो आपकी विधि है वो क्या कहलाती थी? ये अरेबस्क कहलाती है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना कि अरेबस्क विधि कौन सी कहलाती है। तो जो ये तुर्क थे, जो इमारतों में अलंकरण करते थे, ज्यामितीय फूल, डिजाइन, या फिर ये जो आयताकार आयतें लिखवाते थे, अरबी आयतों को लिखाते थे, इसको अरेबस्क आपकी विधि कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख है वो कहां से मिलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण से, और गोपत ब्राह्मण से। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। विष्णु एक ऋग्वेदिक देवता थे, ऋग्वेदिक देवता थे, अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता, और वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। और एक आपका जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें भी आपके जो विष्णु है उनको भी सर्वोच्च देवता माना गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ ऋग्वेद है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाए। अगर इसी क्वेश्चन को आपके ऑप्शन वाला बना दे कि एक दो सही है, ठीक है, दो या चार सही है, और आपका एक पांचवा ऑप्शन इतरे ब्राह्मण भी दे देता, तो हमारा होता कि फर्स्ट और पांच सही है, क्योंकि ऋग्वेद में भी और इतरे ब्राह्मण दोनों में है वो विष्णु देवता का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर फिर हमारा वो हो जाता। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में सरस्वती, द्वैस्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है? आर्यवर्त, सप्तसिंधु, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मदेशी। अगर अपन बात करें कि मनुस्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है, मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के विस्तार का वर्णन 4 क्षेत्रों में है।
कितने? 4 क्षेत्रों में। एक तो होता है उसमें ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, दूसरा होता है ब्रह्मवर्त क्षेत्र, ठीक है, तीसरा आता है मध्यम देश, ये थोड़े से आप ध्यान रखना, और चौथा आता है आपका आर्यवर्त। चौथा क्या आता है? आर्यवर्त आता है। इसमें सरस्वती और द्वैस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र की बात करें तो इसमें कहा जाता है उसको ब्रह्मवर्त, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो इसमें जो सरस्वती और द्वैस्वती के बीच का जो प्रदेश है ना, उसको सबसे पवित्र माना जाता है। सबसे पवित्र, तो अगर सिर्फ आपसे ये पूछ ले कि मनुस्मृति में किस क्षेत्र को सबसे पवित्र माना जाता है, तो आप बता देना ब्रह्मवर्त को माना जाता है, क्योंकि सरस्वती और द्वैस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि जैन धार्मिक ग्रंथ के अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली और मथुरा। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो जैन जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको, उनके जो अंग थे उनका संकलन है वो जो पाटलिपुत्र में जो संगीति हुई थी उसमें है, इनका संकलन है वो किया गया था। अगर अपन बात करें जो ये चौथी शताब्दी में हुई थी, यानी चतुर्थ शताब्दी में प्रथम आपकी जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन सम्मेलन बोल दे, संगीति बोल दे, उनका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसकी कई बार आपसे अध्यक्षता भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आप याद रखना कि इसकी अध्यक्षता है वो स्थूलबद्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्थूलभद्र ने की थी। और इस सम्मेलन में 12 अंगों का, कितने? 12 अंगों को जैनों के सिद्धांत का संकलन किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आप देखना, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके बन गए। पहला कि जैन धार्मिक ग्रंथ, यानी जो जैन आपकी संगीति थी वो कब थी? पहली जैन संगीति का सम्मेलन है वो चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, एक क्वेश्चन। दूसरा, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। इसमें 12 अंगों में जैनों के सिद्धांत का संकलन किया गया था। कितने अंगों में? तो 12 अंगों में। तो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एक से बन गए। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूरे का पूरा आपको सॉल्यूशन इसलिए करवाया जाता है ताकि आप जब रिवीजन करो या आप पढ़ो। अब देखो, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़ रखा था, यानी जैन समितियां वगैरह, या फिर ये जो जैन वाला टॉपिक पढ़ रखा था, बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक पढ़ रखा था, तो इसमें होगा क्या कि जिन बच्चों ने पढ़ रखा था ना, तो उनके थोड़ा थोड़ा ये माइंड में होगा कि हाँ उसमें इस प्रकार बोला गया था, इसमें दूसरी जैन समिति के बारे में बोला गया था, संगीति के बारे में, और बौद्ध की 4 संगीतियां बताई गई थी बौद्ध धर्म की। तो उनके दिमाग में होगा, तो फिर वो दोबारा जब रिवीजन करेंगे ना, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है और इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ रखा है वो अब आगे ये टॉपिक कवर करेगा ना, तब उसके जो माइंड है ना वो सबसे पहले इन चीजों पर आएगा कि हाँ इसमें है वो संगीति पढ़ना है, किस शताब्दी में हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या था कि इस जो संगीत में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी। तो इन चीजों पर ध्यान जाएगा, इसलिए है वो आपको क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। और क्वेश्चन आंसर ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ लिए बस हो गया काम, नहीं। आज के टाइम में वन लाइनर क्वेश्चन से है वो हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। हमें प्रैक्टिस करनी है एक क्वेश्चन, उसके सारे के सारे ऑप्शन है वो अच्छे से उनका सॉल्यूशन है करना। तो ये आज की क्लास में हमने जो हमारा जो टेस्ट था, हमने 10 क्वेश्चन है वो किए, और इस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको पता नहीं कितने लमसम 40 प्लस क्वेश्चन इसमें बताई है मैंने आपको। क्यों? क्योंकि हमने चारों के चारों जो ऑप्शन है वो अच्छे से कवर किए हैं। अब जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको लास्ट में वो आपको 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के करवाऊंगी, तो उस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त प्रश्न चुनना है। आपको याद हो, अगर जिस बच्चे ने कल की क्लास भी देखी है ना, तो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकता है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में मैंने जो प्रमुख प्रमुख प्रजामंडल है कल वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे कि कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे,
और उसके गठन के नेता कौन थे, ये तीनों चीजें मैंने आपको करवाई थी। तो इसमें हमने हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1938 है। अब ये जब क्वेश्चन आया ना तो आपको दो तीन चीजें और देखनी है। वो कौन सी, कि एक तो आप देखना कि 1938 में 1938 में और कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना हुई थी। अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहला तो हमसे जो पूछा गया वो मेवाड़ी आ गया। सबसे पहले कौन सा आ गया, मेवाड़ आ गया। उसके बाद शाहपुरा, उसके बाद है शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। और इसके साथ साथ जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। और एक आपका जो लास्ट रह गया वो रह गया भरतपुर। भरतपुर इसकी जो स्थापना है वो भी कब हुई थी, आपके 1938 में। तो आप देखना मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, करौली, भरतपुर, ये जो पांच प्रजामंडल है इनकी स्थापना है वो कब हुई थी, आपके 1938 में हुई थी। वहीं अगर आप 1939 की देखें तो 1939 में एक आप याद रखना कोटा की, कोटा प्रजामंडल की स्थापना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, कोटा, सिरोही, इन दो प्रजामंडल की स्थापना। और इसके साथ साथ एक है किशनगढ़ की, किशनगढ़, किशनगढ़ जो आपका प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी कब हुई थी, आपके 1939 में हुई थी। और आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल में मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और इसके जो आपके गठनकर्ता बोल दें या फिर अध्यक्ष बोल दें वो कौन थे, वो थे कांतिलाल, कांति लाल थे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल वाली क्लास में कि एक ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें कांतिलाल चौथानी, यानी नाम तो कांतिलाल ही है लेकिन वो कौन है, कांतिलाल चौथानी है। वो किस प्रजामंडल से संबंधित है, यानी किस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तो वो किशनगढ़ के थे। ठीक है, मैंने बोला था कि आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो ये आपके कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता मान लो या फिर अध्यक्ष मान लो। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। 1939 में कोटा, सिरोही और किशनगढ़ की हुई। बूंदी की 1931 में हुई थी। 1931 में दो आपके प्रजामंडल थे और दूसरा कौन था, जयपुर था। दूसरा कौन सा था, जयपुर था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। वहीं पर अगर अपन बात करें तो फिर जयपुर प्रजामंडल था उसका पुनर्गठन फिर 1900 कब हुआ था, 36 में हुआ था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी एक टॉपिक करो तो काफी अच्छे से उसको कवर करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान में रखना। और ये जो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप इनका रिवीजन है वो काफी अच्छे से कर पाओ। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ। यानी आपको सीधा सा पूछा गया है कि जो एकीकरण है, एकीकरण है वो कितने चरणों में आपका संपन्न हुआ। तो आपको इसमें 7 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण आपको सीधा सा पता है कि ये कब हुआ था। ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7 चरणों में हुआ था। लेकिन इन सातों के सातों चरणों की आपको डेट है वो याद रखनी है। जो फर्स्ट चरण था वो कब हुआ था, आपका 18 मार्च 1948 में हुआ था। दूसरे चरण की अगर अपन बात करें तो दूसरा चरण हुआ था आपका 25 मार्च 1948। तीसरे थर्ड चरण की बात करें तो तीसरा चरण हुआ था आपका 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण आपका हुआ था 30 मार्च, 30 मार्च 1949। अब आप एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो आपका शुरू के 3 चरण थे वो कब के थे, 1948 के थे। कब के थे, 1948 के थे। लेकिन आपका जो चौथा चरण है वो 30 मार्च 1949 का है। वहीं अगर पांचवें चरण की बात करें तो ये कब का है, ये आपका 15 मई, 15 मई 1949 का है। वहीं छठे चरण की अगर हम बात करें तो छठा चरण आपका कब है, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और सातवें चरण की अगर अपन बात करें तो सातवां चरण है आपका 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। तो
एटलीस्ट हमें इतना करना है कि जब अपन एक क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के अगर 7 पूछे तो 7 के सातों चरण में पता होना चाहिए। कौन सी रियासत है वो किस चरण में इसमें शामिल हुई थी वो याद करना है। उनके अध्यक्ष कौन थे यानी प्रधानमंत्री। इनका उद्घाटन किसने किया था। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। आप इसको याद रख सकते हो कि 1948 में है वो कितने आपके 3 चरण हुए थे। 1900 अगर अपन 49 की बात करें तो आपके 2 चरण हुए थे। फिर 1950 में एक हुआ था और 1956 में एक हुआ था। तो आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आगे अपन बढ़े। अगला अपना क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस व्यक्तित्व को है वो बाणासुर का शहीद कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर शैतान सिंह है उनको बाणासुर का शहीद कहा जाता है। ये कहाँ के थे बाणासुर के थे। तो ये भी आप याद रखना। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के नाम से जाना जाता है। तो वो आपके हैं रामदेव जी। आपको पता है कि आपके जो लोक संत हैं या लोक देवता हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट कि सेनाई वाद्य यंत्र किस परिवार से संबंधित है। यानी किस परिवार से कि ये जो सेनाई वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुशीर वाद्य यंत्र है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। एक होता है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र और एक आपका होता है घन वाद्य यंत्र। ठीक है। तो तत्वाद्य यंत्र होते हैं जो तारों वाले होते हैं। ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो फूंक मारकर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जो जानवर की खाल यानी चमड़ा यानी चमड़े से जो बने होते हैं और उनको मतलब उनपे चोट मारकर बजाए जाते हैं। तो वो होते हैं आपके अवनद वाद्य यंत्र। और जो घन वाद्य यंत्र होते हैं वो धातु से बने होते हैं। किससे धातु से बने होते हैं और उनको आपस में टकराने से है वो आवाज पैदा करते हैं। तो आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें भी आप याद रखना सारे के सारे में ये तो बहुत सारे होते हैं। जैसे तत्वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र में आपका रावण था आता है। रावण आता है तो ये काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये सीधा ये पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता की फड़ वास्ते इसमें रावणता का यूज किया जाता है। तो आप याद रखना कि इसमें रामदेव जी की जब जब फड़ वाचन किया जाता है ना तो रावण का युद्ध में लिया जाता है। और ये राजस्थान का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। और पाबू जी की जब फड़ बांधते तब भी इसमें यूज में लिया जाता है। तो ये भी याद रखना। तो इसमें तत्वाद्य यंत्र में जैसे रावण हत्ता हो गया आपका चिकारा हो गया दुकाको हो गया एक आपका भपंग हो गया। और ये अभी ईओआर वाला जो एग्जाम था ना उसमें पूछा गया था भपंग वाद्य यंत्र के बारे में। वही सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें सेनाई आ जाता है। अलगोजा आ जाता है जो कि फूंक मार के है वो बजाए जाते हैं। आपका भुंगल आ जाता है कौन सा भुंगल ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके साथ साथ में नड आ जाता है। इसके साथ में बीन पुंगी एक इंपॉर्टेंट करना। ठीक है। ये भी आपका आता है। अलगोज आ जाता है। मस्क जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं आपको बता रही हूँ। एक सिंगी ठीक है सिंगी ये आपके क्या है सुशीर वाद्य यंत्र। इसी प्रकार अवनद हो गए घन हो गए। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना जब पढ़ो तो माइंड को थोड़ा सा अच्छे से कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है ये आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है ये बताना है। मगधी अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश नागर अपभ्रंश और मारू गुजरे अपभ्रंश। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश शोरसेनी नागर मारू गुर्जर। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों क्योंकि जो ये मगधी अपभ्रंश है इससे रिलेटेड है वो राजस्थान में भाषा का जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा शोरसेनी उपभ्रंश से तो हुआ है। शोरसेनी उपभ्रंश से हुआ है मगधी से नहीं हुआ। इसने नहीं हुआ ये पूछा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी। राजगद्दी है वो कब संभाली थी। 28 फरवरी 1575 28 फरवरी 1572 73 और 74। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 28 फरवरी 1573। 28 फरवरी 1500
73। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सितंबर 2024 में कौन थे? अब एक ये भी याद रखना, जब भी आपका एग्जाम होना तो उस एग्जाम में आप एक चीज ये पढ़ के जाना कि राजस्थान में कौन है, किस पद पे है, यानी कौन मंत्री है। ठीक है, उस मंत्री का पद यानी किस मंत्री का उसने लिया है और उस मंत्री का नाम। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडिया का भी पढ़ के जाना है। ठीक है, ये चीजें पढ़ना अपना। तो आप यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि रणमल छंद के रचयिता। ये देखिए, आपको साहित्य से ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि आपको एक रचना दे दी जाएगी या फिर आपको ऊपर रचनाकार का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे रचनाएं दे दी जाएंगी, उससे पूछेगा कि किसके। तो रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास है। कौन है? श्रीधर व्यास है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादि के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध है वो कहाँ हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखना, महोबा का युद्ध है। को इसमें एक ये याद रखना, महोबा का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि महोबा में हुआ था। इसी को तुमुल युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? तुमुल युद्ध भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है कि वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आपको रासो बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था तो कहीं पर तो ये तुलसी भील आती है भाई। सही बताऊं, कहीं पर तो तुलसी भील माना जाता है, कहीं पर उसको तुलसा भील कहा जाता है। तो ये उस बिजोलिया किसान आंदोलन में ये संदेश वाहक का काम में करती थी या करता था। जो भी है, ये विजय सिंह पथिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन से, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का मेला का आयोजन है वो कहाँ होता है? कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर। तो सीताबाड़ी का जो आयोजन है वो सीताबाड़ी मेला है वो बारह में बढ़ता है। कहां पर है? बारह में। अगला जो क्वेश्चन है, हालगुरु उपाधि धारण करता है, हालगुरु उपाधि है वो कुंभा है वो धारण करते हैं। मारवाड़ यूथ की लिंग मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना है कि वो कब हुई थी? तो वो आपको हुई थी 1931 में। काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि रंग महल स्थित है, तो रंग महल है आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये रंग महल क्या है? आपका सभ्यता है। सभ्यता का जो टॉपिक है उससे पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट है। रंग महल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सी नदी के किनारे है। तो आप सभी को पता है कि ये आपके रंग महल है वो सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ में भी एक पीलीमंगा साइड में पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके बारे में जो और इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है कि यहाँ से एक कुषाण कालीन, कौन सी? कुषाण कालीन है वो गुरु और शिष्य की मूर्तियां मिली हैं। गुरु और शिष्य की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और एक यहाँ पे गुप्त कालीन है वो ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृति लिखित मूर्ति मिली है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो कुषाण कालीन है 105 मुद्राएं भी मिली है, मुद्राएं भी मिली हैं। तो ये जो कई बार है ना, रंग महल हो गया, जैसे आपके आपके रंग महल हो गया, लाचुरा हो गया, ओजियाना हो गए, ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, उनको बस हम इतना याद करके चले जाते हैं कि ये यहाँ पर है। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाता है और हमारे क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि यहाँ पर है वो टोंटीदार
टोंटीदार मटके प्राप्त हुए, यानी उनके टूंटियां लगी हुई हैं, मटके प्राप्त हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रंग महल है, इसके 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के भी प्रमाण मिले हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हरिदास, सुंदरदास, लालदास और नागरीदास। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका लालदास, और एक यहाँ से चरणदास भी थे, चरणदास भी थे। दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। आपको अभी पता होगा कि हमने पीछे ही क्वेश्चन में बात की थी, किसकी बात की थी, हमने सहजोबाई, दयाबाई, इनकी बात की थी, तो ये इन्हीं से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, संस्कृत अकादमी की बात करें तो ये कहां पर है, ये आपके बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ अवस्थित है, बीकानेर में है। मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ, अगर आपने कल की भी क्लास ली थी ना, तो वह ये मैंने क्वेश्चन करवाया था कि ये है, ये आपके 1849 का अखबार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भरतपुर, यानी भरतपुर रियासत का इसको क्या मिला हुआ था, सानिध्य मिला हुआ था, वहीं से ये प्रकाशित होता था। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अगर दिल्ली की जो क्लासेज है ना वो लोगे, दिल्ली की क्लासेस लोगे, तो भी आपको बहुत काफी अच्छे से है वो चीजें है वो रिकॉल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये देखो कि जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं जो पिछले क्लास में मैंने आपको जिक्र किया हुआ और मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था। अब ये मैंने मजहरुल सरूर आपको बताया था कि भरतपुर से प्रकाशन होता था, 1849 में होता था। अगर इसकी भाषा की बात कर ले तो इसकी भाषा उर्दू और हिंदी दोनों थी, उर्दू और हिंदी दोनों थी। 1849 में प्रकाशन भरतपुर की ओर से प्रकाशित होता था। ये मासिक पत्रिका थी, क्या थी, मासिक पत्रिका थी। राजपुताना का फर्स्ट समाचार पत्र था, राजपुताना का फर्स्ट समाचार पत्र था। और इसका जो उल्लेख है वो फ्रांसीसी लेखक था तासी, उसके द्वारा भी किया गया है। और इनकी एक बुक थी तासी की, वो बुक कौन सी थी, हिस्को सेंस, इसको से अब देखो इतनी डीप चीजें भी मैं आपको बता रही हूं, तो यानी अगर आप यहाँ से अपनी तैयारी करोगे तो इसमें और कमी क्या रह जाए। बस आपको अपनी बुक से पढ़ना है, रिवीजन के टाइम ये क्लास जरूर लेनी है। अब आप साथ साथ में क्लास लेते रहोगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको कंटेंट के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसमें से पढ़ो, बाकी के सारे हैं वो आपके डाउट मैं क्लियर करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहना। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।